Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, student. In the previous lab, we have seen how we can implement some of the probabilistic and statistical operations in Python. And before that, in lab 4, we have done exploratory data analysis of a data set. In exploratory data analysis, we have seen how we can perform different analysis using scatter plots and for two-dimensional or one-dimensional analysis means bilateral or unilateral analysis. And in probabilistic operations, we have learned what are the curves. We have learned about the distributions, about the normal distribution, Gaussian distribution, and other distribution. We have looked at central limit theorem, that how we can convert any distribution into a normal or Gaussian distribution. In today's lab, we will learn another important technique used in machine learning known as principal component analysis. Principal component analysis is the simplest dimensionality reduction technique used in machine learning. So let us suppose we have d-dimensional data points. For example, let's call it d dimension, and we have points xi that belongs to the real set of dimension d. Then we can reduce this dimension d dimension into d dash dimension such that d dimension is less than d. प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जो है वो सिंपल, इसको हम कह सकते हैं कि सिंपलेस्ट डायमेंशनैलिटी रिडक्शन टेक्निक है. ठीक है, हम डायमेंशंस को रिड्यूस कर सकते हैं इस टेक्निक के थ्रू. फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक 10 डायमेंशनल डेटा तो उसको मैं विजुअलाइज नहीं कर सकता पेयर प्लॉट्स या स्कैटर प्लॉट्स के थ्रू, तो हम उसको 2 डायमेंशन में अगर कर दे तो हम उसको इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं डेटा को. ठीक है, तो इस तरह के काम के लिए हमें जो है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस की टेक्निक को यूज करना पड़ता है. ठीक है, सपोज कि हमारे पास डी डायमेंशनल डेटा पॉइंट्स हैं. ठीक है, एक डेटा सेट है जिसकी डायमेंशन डी है. ठीक है, एक्स आई उसके पॉइंट्स हैं जो कि डी रियल सेट को बिलोंग करते हैं जो डी डायमेंशनल है. ठीक है, अब प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के थ्रू हम इस डी डायमेंशनल डेटा को डी डैश डायमेंशन में कन्वर्ट करेंगे इस तरह से कि आपका डी डैश है वो डी से कम होगा. ठीक है, लाजमन कम होगा. अगर कम ना हो तो फिर हमें कोई फायदा नहीं है. इस लैब के लिए जो डेटा सेट में यूज कर रहा हूं वो एमनेस्ट डेटा सेट है. ठीक है, एमनेस्ट डेटा सेट्स की अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो 784 डायमेंशंस है. ठीक है, अब इन 784 डायमेंशंस को थ्रू पीसीए हम 2 डायमेंशंस में लेके आएंगे ताकि हम उसको विजुअलाइज कर सके. अगर मैं देखूं तो मैंने आए जो एमनेस्ट डेटा सेट है आप केगल से डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, केगल का लिंक ऊपर दिया हुआ है. मैंने जो डेटा सेट डाउनलोड किया उस 60,000 उसके अंदर डेटा पॉइंट्स है. ठीक है, यानी जो मेरे पास रोज है वो 60,000 है और 785 कॉलम्स है. ठीक है, मैंने पैंडास एज पीडी ले लिया है, नमपाई एज एनपी, क्योंकि मुझे न्यूमेरिकल प्रोसेसिंग जितने भी करनी है मुझे नमपाई की करनी है. डेटा फ्रेम्स को मैं या किसी भी सीएसवी फाइल को रीड करने के लिए मुझे पैंडास चाहिए होते हैं और पाई प्लॉट एज पीएलटी मुझे करना है ताकि मैं पाई प्लॉट को देख सकूं. ठीक है, डी नॉट इज इक्वल टू पीडी डॉट रीड सीएसवी एमनेस्ट अंडरस्कोर ट्रेन डॉट सीएसवी. तो एमनेस्ट ट्रेन सीएसवी अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पास यहाँ पे ये एमनेस्ट्रेन डॉट सीएसवी की फाइल है. इसको मैं ओपन कर रहा हूं.
ये फाइल, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। मेरे पास एमनेस्ट का जो डेटा सेट है वो खुल रहा है। इसके अंदर तकरीबन 60,000 पॉइंट्स है, तो इसलिए फाइल ठीक ठाक बढ़ी है, तो थोड़ा सा इसको टाइम लगता है। अगर आप इसकी मैं प्रॉपर्टीज यहाँ से देख सकूं, बल्कि शो इन फोल्डर में जाके, तो ये फाइल जो है वो 104 MB की है, ठीक है। ठीक ठाक हैवी है ये फाइल, मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा। तो अभी जस्ट मैंने ये फर्स्ट 5 रोज को हम लोग रीड करते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास, क्योंकि फाइल बड़ी है, रीड करने में थोड़ा सा टाइम लेती है, तो मेरे पास ये लेबल्स आ रहे हैं इसके, ठीक है। और ये यानी फीचर्स हैं या डायमेंशंस हैं, और ये डेटा पॉइंट्स हैं। अब मेरे पास कितनी 785 डायमेंशंस आ रही हैं। तो इस डेटा सेट को विजुअलाइज करना इतना इजी नहीं होता इतनी ज़्यादा डायमेंशंस के साथ। तो हम लोग थोड़ा सा इसको डाउन करेंगे PCA को यूज करके 2 डायमेंशन में, ताकि हम इसको विजुअलाइज कर सकें। अच्छा, अब हमने एमनेस डेटा सेट की बात की थी, ठीक है। अब एज्यूम करें कि हम कैसे रिडक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम 2D से 1D में आ रहे हैं, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास 2 फीचर्स हैं, एक F1 है, एक F2 है। सपोज F1 जो है वो ब्लैक के लेवल्स हैं, 0 to 255। हमने इमेज प्रोसेसिंग में पढ़ा हुआ है कि 0 to 255 लेवल्स हैं, ठीक है। और F2 जो है वो फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ पॉइंट्स कर लेते हैं, ठीक है। नंबर कोई दूसरा फीचर है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ इस तरह के वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। बल्कि इसको मैं अगर इस तरह से करूं, ठीक है। तो अब मैं सपोज कर रहा हूँ कि मेरे पास ये 2 शेड्स हैं जो कि बहुत करीब करीब हैं, जिस तरह 5 और 6 हो गया, या इस तरह बहुत करीब करीब के 2 लेवल्स हैं। तो इन दोनों फीचर्स में से अगर मुझे कोई एक फीचर चूज करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली मैं F2 की तरफ जाऊंगा। उसकी वजह यह है कि F2 की तरफ मैं इसलिए जाऊंगा कि मैं अगर इधर देखूं तो इधर मेरे पास वेरिएंस का स्प्रेड इतना है, ठीक है। और अगर मैं F2 के ऊपर देखूं तो F2 के ऊपर मेरे पास वेरिएंस का स्प्रेड ज्यादा है। तो मैं उस फीचर की तरफ जाऊंगा जिसके अंदर वेरिएंस का स्प्रेड ज्यादा होगा, ठीक है। तो मैं ऑब्वियसली इसमें से मैं F2 फीचर्स को सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि मेरे पास F2 फीचर के अंदर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कवर अप हो जाएगी, ठीक है। तो मैं फीचर्स, रिडंडेंट फीचर्स को लूंगा। जिन फीचर्स में इंफॉर्मेशन कम है या जिन फीचर्स से मैं कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं निकाल रहा, मैं उन फीचर्स को छोड़ दूंगा। इस तरह से मैंने यहां से ये 2D से 1D के अंदर डेटा ले गया, ठीक है। अब लेट सपोज मेरे पास एक और एग्जाम्पल है, ठीक है। नहीं, ये वाला नहीं आता। इसके बाद ये आ, ठीक है। मेरे पास कुछ डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो कि इस तरह से हैं, इस फॉर्म में। मेरे पास यही 2 फीचर्स हैं, F1 और F2 है। अब मेरे पास डेटा इस फॉर्म में है। मैंने क्या किया, अब मैं इनमें से फीचर्स, अगर मैं ये रेड लाइंस को अगर हटा दूं, ठीक है, सिंपल मैं इनको अगर इस तरह से लूं, तो अब मेरे पास ये दोनों एक्सिस के बीच में फैले हुए हैं। मैं ये नहीं है कि मैं F1 ले सकता हूं या मैं F2 ले सकता हूं। अब मैंने क्या किया, मैंने ये F1 और F2 को थोड़ा सा रोटेट कर दिया अलोंग अ लेवल, अलोंग एन एंगल थीटा। मैंने जब इनको रोटेट किया तो अब मेरे पास जो 2 एक्सिस बन रहे थे, ठीक है, ये वाला उतना ही रोटेट, जितना ये हुआ उतना ही रोटेट ये वाला हुआ, ठीक है। अब इधर रेड लाइंस पे आ गए। अब जब मैंने रोटेशन किया तो अब मैं देख सकता हूं कि मेरे पास किसके ऊपर वेरिएंस आता है। अगर मैं इसके ऊपर बात करूंगा तो मेरे पास वेरिएंस का स्प्रेड इस तरह से बनेगा।
और मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ तो मेरे पास वेरिएंस का स्प्रेड कुछ इस तरह से बनेगा। तो ऑब्वियसली F1 के ऊपर वेरिएंस का स्प्रेड ज्यादा है, मैं उस पर लूंगा। ठीक है, इट मीन्स कि मुझे एक ऐसा फीचर लेना है जिसके अंदर वेरिएंस मैक्सिमाइज हो, जिसके अंदर मैक्सिमम वेरिएंस हो, मुझे वो फीचर सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो वो फीचर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सपोज ये जो रेड लाइन है वो मेरे पास एक U1 है। ठीक है, F1 बार इज इक्वल टू U1। ये F1 जो है, F1 बार जो है वो F1 की एक प्रोजेक्शन है जिसको मैंने U1 कह दिया। और ये U1 क्या सिर्फ यूनिट वेक्टर है, हमें सिर्फ इसकी डायरेक्शन चाहिए, हमें वो डायरेक्शन चाहिए कि किस डायरेक्शन में हमारे पास वेरिएंस मैक्सिमम है ताकि हम उसके फीचर्स ले सकें। ठीक है, अब वी आर इंटरेस्टेड इन डायरेक्शन ऑफ U1। और U1 क्या है? U1 जस्ट इज यूनिट वेक्टर है कि डायरेक्शन जो लेंथ ऑफ U1 है वो इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब हमारे पास सपोज ये कोई xi कोई पॉइंट है। ठीक है, ये मेरे पास U1 है, इस xi की प्रोजेक्शन है मेरे पास xi बार जो कि U1 के ऊपर है। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूं F1 इज इक्वल टू xi बार प्रोजेक्शन ऑफ xi ऑन U1 इज इक्वल टू U1 डॉट xi डिवाइडेड बाई U1 का स्क्वायर, जो कि इक्वल होगा U1 ट्रांसपोज इनटू x ऑफ i की। और ये xi बार जो है ये प्रोजेक्शन ऑफ xi ऑन U1 है। ठीक है, अब अगर मुझे इसकी वेरिएंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है, इस xi की वेरिएंस फाइंड आउट करनी है, तो वेरिएंस मुझे इसकी U1t xin फॉर i इज इक्वल टू 1 to n वेरिएंस फाइंड आउट करनी है, तो 1/n i इज इक्वल टू 1 to n U1t इंटू x ऑफ i माइनस U1 ट्रांसपोज इंटू xi बार का स्क्वायर। अब ये वेरिएंस मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और वेरिएंस ऑफ xi बार क्या होगा? i इज इक्वल टू 1/n i इज इक्वल टू 1 to n U1t और xi का स्क्वायर। अब ये xi जो स्क्वायर है ये डेटा मैट्रिक्स के अंदर से हमारे पास xi जो है ये डेटा मैट्रिक्स के हमारे पास पॉइंट है। ठीक है, हमें अब ऐसा U1 फाइंड आउट करना है जो कि हमारी वेरिएंस, जिस पे हमारी मैक्सिमम वेरिएंस मिल रही प्रोजेक्शन के ऊपर मैक्सिमम वेरिएंस आ रही हो। ठीक है, अब इस टेक्निक को हम कहते हैं वेरिएंस मैक्सिमाइजेशन, कि हम ये देख रहे होते हैं कि हमारे पास कौन से पॉइंट्स के ऊपर मैक्सिमम वेरिएंस आ रही होती है। इसके वेरिएंस मैक्सिमाइजेशन के अलावा मेरे पास एक अल्टरनेटिव फॉर्मूलेशन है। ठीक है, वो है डिस्टेंस मिनिमाइजेशन। ठीक है, अल्टरनेट फॉर्मूलेशन ऑफ पीसी आ रही है डिस्टेंस मिनिमाइजेशन की। डिस्टेंस मिनिमाइजेशन क्या है कि मेरे पास कोई xi पॉइंट है। ठीक है, इसकी प्रोजेक्शन हमने की F1 के ऊपर U1 मैट्रिक्स के ऊपर किया, तो xi और U1 का जो दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हमने di ले लिया। सपोज कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के हिसाब से हमें पता है c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। ठीक है, और अदर वर्ड्स di स्क्वायर मेरे पास किसके इक्वल होगा? xi का स्क्वायर, लेंथ ऑफ xi का स्क्वायर। ठीक है, माइनस प्रोजेक्शन ऑफ xi बार क्या होगी? प्रोजेक्शन ऑफ xi जो है xi बार है वो क्या है? U1t इंटू xi का स्क्वायर। ठीक है, ये प्रोजेक्शन आ रही है, तो मेरे पास ये दोनों आ रही हैं। एक मिनट में पिक कर। ठीक है, तो मेरे पास जो डिस्टेंस है वो ये है। अब मुझे इस डिस्टेंस का मिनिमाइज करना है। ठीक है, मैं अगर इस मिनिमम ऑफ U1 को मुझे मिनिमाइज करना है, तो उसके लिए जो मेरे पास है i इज इक्वल टू 1 to n xi इंटू xi माइनस U1t इंटू xi का स्क्वायर। ठीक है, ये xi स्क्वायर का डेटा मैट्रिक्स है, तो ये di स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है। तो कंस्ट्रेंट हमारे पास एक ही है कि जो U मैट्रिक्स है वो मेरे पास यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स का मतलब ये कि U1 इंटू U1 ट्रांसपोर्ट इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, U1 इंटू U1 ट्रांसपोर्ट इक्वल टू 1 आएगा, तो ये मेरे पास यूनिट ये एक कंस्ट्रेंट है। तो दोनों केसेस में चाहे हम वेरिएंस को मैक्सिमाइज कर रहे हैं चाहे हम डिस्टेंस को मिनिमाइज कर रहे हैं, हमें ये U1 चाहिए। ठीक है, अब ये U1 हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? U1 का ये इसका आंसर हमें मिलता है आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स में। ठीक है, हम अब सॉल्यूशन की तरफ आएंगे। ठीक है, सपोज सबसे पहले तो मेरे पास ये एक डेटा मैट्रिक्स है जो n क्रॉस 3 डायमेंशन का है।
ठीक है, ये n क्रॉस t का जो डायमेंशन का जो डेटा मैट्रिक्स है, सबसे पहले तो मुझे इसको कॉलम स्टैंडर्डाइज करना। कॉलम स्टैंडर्डाइज हम देखेंगे कि हम कैसे पाइथन में कर सकते हैं, बहुत इजी प्रोसीजर है। ठीक है, कॉलम स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये है कि जितने भी इसके कॉलम 1 2 3 अप टू डी जितने भी कॉलम है, उसके हर कॉलम का मीन 0 है और वेरिएंस 1 है। स्टैंडर्डाइजेशन हमने देखी थी प्रोबेबिलिस्टिक ऑपरेशंस में भी कि क्या होती है कि हमारे पास 0 मीन और 1 वेरिएंस हो तो हम स्टैंडर्डाइजेशन का नाम देते हैं और स्टैंडर्ड मैट्रिक्स आ जाता है। अब स्टैंडर्डाइजेशन करने के बाद हमने कोवेरिएंस मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, 1 हम लोगों ने स्टैंडर्डाइजेशन किया है। सेकेंड, हमने कोवेरिएंस मैट्रिक्स ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है जो कि एस है। अब एस क्या होगा? सिंपल एक्स ट्रांसपोज इनटू एक्स, एस इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज इनटू एक्स। अब जो एक्स है, ठीक है, अब जो एक्स है मेरे पास वो डी क्रॉस एन डायमेंशन, एक्स जो है मेरे पास, एक्स अगर आ रहा है, सॉरी, एक्स जो है मेरे पास वो n क्रॉस डी डायमेंशन का, तो एक्स टी जो है वो d क्रॉस n डायमेंशन का होगा और इन दोनों का प्रोडक्ट मेरे पास या क्रॉस प्रोडक्ट मेरे पास d क्रॉस d बनेगा। तो जो कोवेरिएंस मैट्रिक्स है S, वो हमें पता है कि वो सिमेट्रिक होता है और d क्रॉस d रेक्टेंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक होता है और सिमेट्रिक होता है। कोवेरिएंस मैट्रिक्स की ये प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, अब इस कोवेरिएंस मैट्रिक्स की हम आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं वो लीनियर अलजेब्रा में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। मैं पाइथन के अंदर ये बहुत सिंपली एक मेरे ख्याल स्काई पाई से आती है या एक स्काई पाया या कि नम पाया है, उधर से हम आइगन वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं एक लाइन के अंदर और आइगन वेक्टर्स भी आ जाते हैं। अब ये जो आइगन वैल्यूज हैं, सपोज कि वो लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन लैम्डा 2 लैम्डा 3 अप टू लैम्डा डी, ये लैम्डास जो हैं वो आइगन को वेक्टर को कॉरिस्पॉन्ड कर रहे हैं और v1 v2 जो हैं वो कॉरिस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स हैं लैम्डास के अगेंस्ट। ठीक है, हम ये सपोज करते हैं कि हमारे पास लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन लैम्डा 2 अप टू ग्रेटर देन लैम्डा 3 अप टू ग्रेटर देन लैम्डा डी है। ठीक है, अब लैम्डा 1 जो है इसका मतलब कि वो हाईएस्ट आइगन वैल्यू है और लैम्डा डी जो है वो मिनिमम आइगन वैल्यू, मिनिमल आइगन वैल्यू है। लैम्डा 2 सेकंड हाईएस्ट है, लैम्डा 3 थर्ड हाईएस्ट वैल्यू है। ठीक है, तो अब हम आइगन वेक्टर्स भी देखें तो v1 v2 v3 है और अब u1 क्या, u1 इज जस्ट v1। ठीक है, v1 आइगन वेक्टर ऑफ कोवेरिएंस मैट्रिक्स। हम लोगों ने सबसे पहले कॉलम स्टैंडर्डाइजेशन की, फिर कोवेरिएंस मैट्रिक्स फाइंड आउट किया, फिर हमने आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट किए, फिर हमने मैक्सिमम आइगन वेक्टर के क्रॉस मैक्सिमम आइगन वैल्यू को के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर था उस आइगन वेक्टर को हमने u1 कह दिया। ठीक है, ये मैक्सिमम वेरिएंस की डायरेक्शन का वेक्टर होगा कि ऐसा वेक्टर जिसकी वेरिएंस मैक्सिमम होगी जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, v1 आइगन वेक्टर ऑफ एस कोवेरिएंस मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर है। आइगन वेक्टर की क्या है, और ये जो v1 वैल्यू होगी या कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर जो होगा ये लार्जेस्ट आइगन वैल्यू होगी। ठीक है, लैम्डा 1 के कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। अब आइगन वेक्टर्स का तो रोल हमने देख लिया है, आइगन वैल्यूज का रोल क्या है? अगर मैं आइगन वैल्यूज की एवरेज लूं, लैम्डा आई डिवाइडेड बाय 1 लैम्डा आई करूं, तो मेरे पास ये परसेंटेज ऑफ वेरिएंस देगा जो कि हमारे डेटा के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो ये आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज जो हैं, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं पीसीए के अंदर। अच्छा, अगर अब हम डायमेंशन रिडक्शन की बात करें तो अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे 2D से 1D की तरफ आना है, तो मैं लैम्डा 1 जो हाईएस्ट आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर v1 है, मैं उसको लूंगा। यानी कि मैं एक ऐसा डेटा सेट x बार डेटा सेट बनाऊंगा जो कि मेरे पास xi ट्रांसपोज इनटू v1 हो। यानी कि ये जो होगी, ये जो प्रोजेक्शन होगी वो v1 के ऊपर डेटा आपके पास प्रोजेक्ट हुआ होगा। इसी तरह अगर मुझे 10D डेटा से 2D डेटा की तरफ आना है, ठीक है, तो मैं जो अपना x बार जो
डी बार के कॉरेस्पॉन्ड होगा, जो कि हमारा मकसद था कि हम डी बार ऐसा डायमेंशन बनाए जो कि डी से लेस हो। तो मैं एक्स बार जो लूंगा वो V1 और V2 के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे एक्साइज होंगे। मीन्स कि यहाँ पे मेरे पास x1 xi ट्रांसपोज इंटू V1 और यहाँ पे xi ट्रांसपोज इंटू V2, यानी कि ये V1 और V2 वो फीचर्स होंगे जो कि मैं इजीली विजुअलाइज कर सकूंगा। ठीक है, 10D डेटा को विजुअलाइज करना बहुत मुश्किल है, 2D डेटा को विजुअलाइज करना उसके मुकाबले में काफी आसान है। तो मैं ऐसा डेटा लूंगा जिसको मैं इजीली विजुअलाइज कर सकूंगा, और एमनेस डेटा सेट में हम यही 784 डायमेंशंस को 2D में करेंगे ताकि हम विजुअलाइज कर सकें, और ये इसमें मेरे पास मैक्सिमम इंफॉर्मेशन होगी, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएंस जो आइगन वेक्टर्स हैं वो हमें ये बता दें लैम्डा आई डिवाइडेड बाय i इज इक्वल टू 1 to n लैम्डा, ये परसेंटेज ऑफ वेरिएंस जो हमें हमारे डेटा में शो करते हैं, इससे हमें पता चलता है कि जो लैम्डा 1 है, ठीक है, इन केस वो हाईएस्ट आइगन वेक्टर है तो उसमें हाईएस्ट वैल्यू की जो उसके अगेंस्ट जो V1 जो वेक्टर होगा वो प्रोजेक्शन होगी हाईएस्ट वैल्यूज, हाईएस्ट मैक्सिमम जो वैल्यूज है वो V1 के ऊपर प्रोजेक्ट कर रही होंगी। इसी तरह लैम्डा 2 के अगेंस्ट अगर V2 है तो वो सेकंड हाईएस्ट है, लैम्डा 3 V3 तो वो V3 थर्ड हाईएस्ट है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें कहा जाता है कि हमारे पास एक ऐसा डेटा सेट है, हमें डायमेंशन रिडक्शन करनी है, मगर हम इस तरह से कर रहे हैं कि हमारे पास जो परसेंटेज ऑफ वेरिएंस रिजर्व्ड हो, ठीक है, जो हमारे पास परसेंटेज ऑफ वेरिएंस रिजर्व्ड हो वो 99% हो। इसका मतलब ये है कि मुझे ऐसा लैम्डा आई डिवाइडेड बाय समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n लैम्डा, हाँ, आई इज इक्वल टू 1 to n इंटू लैम्डा आई, ऐसा लैम्डा जिसका जो रिजल्ट हो वो 0.99 हो। ठीक है, ऐसा लैम्डा मुझे फाइंड आउट करना है, ऐसा nth फाइंड आउट करना है, ऐसा नंबर कि जिसके ऊपर मेरे पास मैक्सिमम आ रहा हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक डेटा सेट है 10 डायमेंशंस का और मुझे कहा जाता है कि 99% वेरिएंस प्रिजर्व हो, तो मैं फाइंड आउट करता हूं, तो मेरे पास लैम्डा 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 अप टू लैम्डा 8 इज इक्वल टू 0.99 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि मेरे पास अगर 8 तक मैं जाऊंगा तो मेरे पास 99% वेरिएंस की इंफॉर्मेशन होगी। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन लॉस है वो जस्ट 0.1% है। ठीक है, 1% इंफॉर्मेशन लॉस हो रहा है। तो इस तरह से भी हम वेरिएंस और लैम्डास और जो एक्स बार हम चूज करेंगे वो हम इस तरह से भी चूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर यही चीजें अगर हम पीसीए के लिए देखें तो उसकी कुछ पीसीए की लिमिटेशंस भी यही है कि जब हम डायमेंशन को रिडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, हम कम डायमेंशन में जा रहे हैं तो हम काफी इंफॉर्मेशन लूज भी कर रहे हैं। ठीक है, हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन लूज कर जाते हैं जब हम 10D से हम 2D या 1D की तरफ आ रहे हैं। तो ठीक है, हमारे पास बहुत सारा डेटा लॉस भी हो रहा है। हम ऑल्दो मैक्सिमम वेरिएंस वाले डेटा को देख रहे हैं मगर हम बहुत सारी चीजों को मिस भी कर रहे हैं। तो यही इसकी लिमिटेशन भी है। ठीक है, अब हमने पीसीए को देख लिया, पीसीए के थ्रू आउट गो थ्रू कर लिया कि पीसीए है क्या। अब हम अपने एमनेस्ट डेटाबेस के ऊपर आते हैं। ठीक है, एमनेस्ट डेटाबेस मॉडिफाइड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी डेटाबेस। ठीक है, मॉडिफाइड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी डेटाबेस है। ठीक है, एमनेस्ट स्टैंड्स फॉर दिस मॉडिफाइड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ Standard and Technology Database is a large database of handwritten digits that is commonly used for training various image processing systems। ठीक है, तो ये एमनेस डेटाबेस हैंड रिटन आपके पास आ रहे हैं, डिजिट्स आ रहे हैं। ठीक है, मुख्तलिफ स्टाइल्स में आपके पास ये आप देख रहे हैं, ये डिजिट्स हैं। ठीक है, ये इनका एक डेटाबेस है। ठीक है, ऑल्सो यूज फॉर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग फील्ड्स इन द फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग। तो ये डेटाबेस ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए भी यूज होता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मुझे किसी गाड़ी का नंबर प्लेट से नंबर पढ़ना है तो मैं इस एमनेस्ट डेटा सेट के थ्रू अपने डेटाबेस को, अपने जो एल्गोरिथम है उसको मैं ट्रेन कर सकता हूँ। ठीक है, और उसको मैं
उस पर चेक भी कर सकता हूँ, टेस्ट भी कर सकता हूँ, उस पर इस डेटाबेस से ट्रेन भी कर सकता हूँ। ठीक, नॉर्मलाइज फिट टू 28x28 पिक्सल बाउंडिंग बॉक्स है। ठीक है, एंटीलाइज्ड है, ग्रे लेवल्स के अंदर है, 60,000 ट्रेनिंग इमेजेस है। ठीक है, और 10,000 टेस्टिंग इमेजेस के बाद ये आपके पास डेटा सेट बना है। तो सेट एंड हाफ ऑफ द टेस्ट वर टेकन फ्रॉम नेस्ट ट्रेनिंग डेटा सेट्स। तो हमारे पास अगर आप देखें इन देयर ओरिजिनल पेपर दे यूज अ वेक्टर टू गेट एन एरर रेट ऑफ 0.8% एंड एक्सटेंडेड। अगर SVM के थ्रू हमारे पास 0.8% है इसमें ट्रेनिंग में और टेस्टिंग के हमने देखा तो हमारे पास ये आया। ठीक है, और एक और EMNIST 2017 में एक्सटेंडेड डेटा सेट आया था। ठीक है, विच कंटेन्स 22,40,000 training images and 40,000 testing images of handwritten digits and characters। तो MNIST के बाद EMNIST एक और डेटा सेट भी है जिसके इससे भी ज्यादा आपको टेस्टिंग इमेजेस और डेटा सेट मिल सकते हैं। ठीक है, डेटा सेट के ऊपर आ जाए तो ये आ रहा है परफॉर्मेंस के हिसाब से भी आपके पास ये इसकी परफॉर्मेंस है। ये क्लासीफायर्स हैं। ठीक है, मशीन लर्निंग मेथड्स, ये क्लासीफायर्स अगर हम लीनियर क्लासीफायर देखें, पेयर वाइज लीनियर क्लासिफिकेशन, तो हमारे पास डिस्टॉर्शन, रीप्रोसेसिंग और एरर रेट 7.6 आया है। ठीक है, के नियरेस्ट नेबर्स को देखें, ठीक है, के NN को देखें तो हमारे पास ये है 40 PCA प्लस कॉर्डिंग के साथ आपके पास एरर 0.87 आ रहा है। ठीक, तो ये मुख्तलिफ हमारे पास क्लासीफायर्स हैं मशीन लर्निंग के हैं। ठीक है, सपोर्ट वेक्टर मशीन है, डीप न्यूरल नेटवर्क है, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क है। ये हम इनको देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता कि ये न्यूरल नेटवर्क्स को हम देखेंगे तो हमारे पास इसमें देख रहे हैं कि हमारे पास एरर रेट कम होता जा रहा है। तो ये था हमारा MNIST डेटा सेट जो कि हमने पाइथन में रीड भी किया। ठीक है, और डिस्प्ले भी किया। हमारे पास इसमें देखा हमने कि 785 फीचर्स हैं और 60,000 हमारे पास इसकी वो रोज हैं। अगर मैं वेरिएबल एक्सप्लोरर में आऊँ तो ये सीरीज मेरे पास देख रहे हैं जहाँ पे मैंने सिर्फ लेबल लिए तो सीरीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपके पास 60,000 आ रहे हैं। डेटा फ्रेम्स में देख लो 60,000 इंटू 784 आ रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ तक तो हमने देख लिया था कि हमने हेड डिस्प्ले करवा दिया। अब इसके बाद मैंने जो लेबल्स वो वेरिएबल L में सेव किए हैं। ठीक है, और लेबल्स के अकॉर्डिंग जो मेरे पास डेटा है, ठीक है, वो मैंने इसी D0 लेबल के अगेंस्ट axis1 के अगेंस्ट D के अंदर सेव कर दिए। ठीक है, और फिर मैंने D और L की शेप को प्रिंट करवा दिया। तो अब मैं अगर इस लाइन को मैं लाइन बाय लाइन को कोड रन करता हूँ, मैंने आपको बताया था कि ये सिलेक्टेड और करंट लाइन है। ठीक है, D0 L में मेरे पास लेबल आ गए। ठीक है, यहाँ पे L सीरीज 60,000, तो 60,000 मेरे पास वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, और इसी तरह D0 को अगर मैं रन करता हूँ तो D0 मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, डेटा फ्रेम्स है जिसके अंदर 785 इंटू 60,000 है। और मैं अब इन दोनों की शेप को प्रिंट करूं तो मेरे पास ये आ रहा है। ठीक है, L डॉट शेप 60,000, ऊपर आपको नजर भी आ रहा है कि 60,000 मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं, और 784 इंटू जो है वो मेरे पास D0 के अंदर डेटा फ्रेम्स है, यानी इतने मेरे पास वेरिएबल्स है। और ये याद रखिएगा ये 784 जो है मैंने आपको बताया कि हमारे पास 28x28 पिक्सल्स के इमेजेस से आए हैं। ठीक है, इसके बाद मैं प्लॉट में से एक नंबर को देखता हूँ, प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है, प्लॉट्स में मैं आ जाता हूँ। ठीक है, PLT डॉट फिगर का साइज मैंने ले लिया 7x7 है, इंडेक्स 1 दे दिया। ठीक है, ग्रिड डॉट डेटा के अंदर मैंने D के अंदर से इंडेक्स 1 के ऊपर जो डेटा बढ़ा उसको लोकेट करके रीशेप किया, 28x28 को रीशेप किया उसको, और फिर इस इमेज को प्लॉट किया। ठीक है, ग्रे लेवल्स के साथ। तो अगर मैं इस सारे कोड को इकट्ठा रन करूं तो मेरे पास ये 0 नंबर प्रिंट हो रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं ये 0 नंबर प्रिंट हो रहा है। और मैं इसको इस वैल्यू को प्रिंट अगर करना चाहूं तो
ये वैल्यू जो है मेरे पास वो 0 आ रही है, ठीक है, प्रिंट है तो 0 मेरे पास प्रिंट भी हो रहा है। अच्छा, अब सिंपलिसिटी के लिए, ताकि मैं इसको सिंपली काम कर सकूं, तो मैं 15,000 पॉइंट्स लेता हूं डेटा के, ठीक है। तो मैंने लेबल्स में से भी जो फर्स्ट 15,000 पॉइंट्स थे वो लेबल्स के अंदर स्टोर कर दिए, और डेटा के अंदर मैंने डी डॉट हेड से मैंने 15,000 वेरिएबल्स स्टोर कर लिए, ठीक है। आप की जो एक्सरसाइज है आप वो 42,000 डेटा पॉइंट्स के साथ काम करोगे, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज है, वो आखिर में मैं आपको लैब टास्क बता दूंगा। तो मैंने लेबल्स के अंदर 15,000 पॉइंट्स ले लिए, ठीक है। अगर मैं वेरिएबल एक्सप्लोर कर रहा हूँ तो 15,000 आ गए, और इसी तरह डेटा पॉइंट्स मेरे पास अभी मैंने 15,000 डेटा पॉइंट्स भी ले लिए, ठीक है, लेबल से ले लिया। और अगर मैं डेटा डॉट शेप को प्रिंट करूँ तो ऊपर मुझे यहाँ से भी नज़र आ रहा है, मगर मैं इसको प्रिंट करवा के अगर देखो तो मेरे पास ये आ रहा है 15,000 इंटू 784। 784 मतलब कि वही 28x28 पिक्सल। तो अब ये तो हमारा डेटा को हमने देख लिया, अब हम स्टार्ट करते हैं पीसीए। तो सबसे पहला काम जो पीसीए में करना था वो हमने था स्टैंडर्डाइजिंग ऑफ डेटा। हमने कॉलम स्टैंडर्डाइज करना, तो हम स्काईलर्न डॉट प्री प्रोसेसिंग से स्काईलर्न की लाइब्रेरी है, ठीक है, स्काईलर्न डॉट प्री प्रोसेसिंग से हमने स्टैंडर्ड स्केलर इंपोर्ट किया, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड स्केलर के अंदर फिट ट्रांसफॉर्म का फंक्शन है, ठीक है, जो मेरे पास स्टैंडर्डाइज डेटा को डॉट स्टैंडर्ड स्केलर के अंदर फिट ट्रांसफॉर्म जो मेरे पास डेटा को स्टैंडर्डाइज कर देगा, और मैंने इस स्टैंडर्डाइज डेटा की शेप को प्रिंट किया है। इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा, हाँ जी, ये आ गया। तो अब मेरे पास जो स्टैंडर्डाइज डेटा है उसकी शेप भी आपके पास यही आ रही है, मगर आप यहाँ पे स्टैंडर्डाइज डेटा देखोगे तो वो अरे ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, ये आपके पास यानी 0 वेरिएंस, 0 मीन और 1 वेरिएंस के साथ हर कॉलम स्टैंडर्डाइज हो गया। अब स्टैंडर्डाइजेशन के बाद हम लोगों ने कोवेरियंस मैट्रिक्स फाइंड आउट किया, ठीक है। सैंपल डेटा इज इक्वल टू स्टैंडर्डाइज डेटा कर दिया, ठीक है। कोवेरियंस मैट्रिक्स नमपाई के अंदर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, सैंपल डेटा डॉट ट्रांसपोज डॉट टी और सैंपल डेटा की। तो कोवेरियंस मैंने आपको बताया था एक्स डॉट एक्स टी इंटू एक्स आपको कोवेरियंस मैट्रिक्स दे देता है, ठीक है। तो कोवेरियंस मैट्रिक्स हमने वही जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, हमने उस हिसाब से कोवेरियंस मैट्रिक्स कवर कर लिया। अब कोवेरियंस मैट्रिक्स आपको मैंने बताया था कि स्केलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है, मीन्स स्केलर मैट्रिक्स होगा, इसकी डायमेंशन नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे। तो ये 784 क्रॉस 784 का हमारे पास एक कोवेरियंस मैट्रिक्स बन गया। इसके बाद हमने अब आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो स्काईपाई के लाइब्रेरी से हम लीनियर अलजेब्रा के अंदर आइगन को इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। लिनलैग लीनियर अलजेब्रा के अंदर है, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, नीचे आप देख रहे हैं सारी इसकी, अगर आपने एडिशनल हेल्प लेनी है तो वो भी ले सकते हैं। और EIGH जो है ये फंक्शन आइगन वैल्यूज निकाल के देता है, ठीक है। स्टैंडर्ड और जनरलाइज्ड आइगन प्रॉब्लम्स फॉर अ कॉम्प्लेक्स हर्मिटियन और रियल सिमेट्रिक वैल्यू। तो फाइंड आइगन वैल्यूज हमें और आइगन वेक्टर्स के लिए है, तो वैल्यूज कॉमा वेक्टर्स EIGH का फंक्शन है, ठीक है, वही जो हमने EIGH कोवेरियंस मैट्रिक्स के हमने निकालने हैं, और आइगन वैल्यूज निकालने हैं 782 से 783 तक भी। अच्छा, अब अगर आप नोट करें यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, स्काईपाई डॉट लिंक से हमने आइगन एच लीनियर अलजेब्रा के लिए हमने आइगन एच इंपोर्ट किया। तो द पैरामीटर आइगन वैल्यूज इज डिफाइंड लो वैल्यू टू हायर वैल्यू, ठीक है, मींस आइगन एच फंक्शन विल रिटर्न आइगन वैल्यूज इन असेंडिंग ऑर्डर। ये असेंडिंग ऑर्डर में कर रहा होता है, मींस आइगन वैल्यू 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। जैसा मेरे पास अगर 784 क्रॉस 784 का कोवेरियंस मैट्रिक्स है, तो मेरे पास जो हाईएस्ट मेरे पास जो आइगन वैल्यूज बनेंगी वो लैम्डा 1 अप टू लैम्डा 784 तक बनेगी। तो जो असेंडिंग ऑर्डर में अगर मेरे पास हाईएस्ट आइगन वैल्यूज होंगी, तो अगर मैं लैम्डा नॉट से स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं 783 तक जाऊंगा, ठीक है। जो मेरे पास हाईएस्ट आइगन वैल्यूज होंगी, इसका मतलब है आइगन वैल्यूज 782
और आइगन वैल्यू 783 जो है वो मेरे पास हाईएस्ट आइगन वैल्यूज होंगी। मैं 10 जो 784 डायमेंशन का डेटा है इसको मैंने 2D में करना है, तो मुझे दो आइगन वैल्यूज को देखना है जो हाईएस्ट दो आइगन वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो अब तो यहाँ पे जो आइगन एच का वेक्टर है वो कोवेरिएंस मैट्रिक्स में से जो हाईएस्ट दो आइगन वैल्यूज 782 और 783 है वो कैलकुलेट करके मुझे वैल्यूज और वेक्टर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेक्टर्स होंगे आइगन वेक्टर्स वो दे देगा। अब मुझे अगर ये वेक्टर डॉट शेप देखना है तो मेरे पास ये दो कॉलम्स होंगे, ठीक है, V1 और V2 दो कॉलम्स होंगे और इसके अंदर मेरे पास 60,000 की जगह मैंने 784 रिकॉर्ड्स लिए हुए हैं। ठीक है, 784 क्योंकि वो आपको मैंने बताया 150,000 मुझे 15,000 मैंने पॉइंट्स लिए। ठीक है, ऊपर जाए तो देखिए 15,000 मैंने पॉइंट्स लिए हुए हैं। 15,000 पॉइंट्स के लिए मैंने कोवेरिएंस मैट्रिक्स जो कैलकुलेट किया उसमें से मैंने हाईएस्ट दो आइगन वैल्यूज ले लिए और फिर यहाँ पे मैंने वेक्टर्स इज इक्वल टू वेक्टर्स डॉट ट्रांसपोज किया हुआ है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए मुझे सिर्फ इसका मैंने वेक्टर्स को अपडेट किया है उसके अंदर ट्रांसपोज करने के लिए, ताकि मैं आगे कंप्यूटेशंस मैट्रिक्स कंप्यूटेशंस में इजीली कर लूँ और मैंने फिर ये अपडेटेड वेक्टर की शेप प्रिंट की हुई है। इसको रन करते हैं। ठीक है, ये मैंने आइगन एच इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं हाईएस्ट आइगन वैल्यूज कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास अब वैल्यूज और वेक्टर्स के अंदर मेरे पास दो आइगन वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, ये 45999 और ये दो आइगन वैल्यूज आ रही हैं और ये दो आइगन वेक्टर्स उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, अब वेक्टर्स डॉट शेप को अगर मैं प्रिंट करूं तो मेरे पास 784 इंटू 2 है। यहाँ पे मैंने अपडेट कर दिया। ठीक है, वेक्टर्स के अंदर वेक्टर्स को ट्रांसपोज ले लिया और यहाँ पे मैं अपडेट शेप ऑफ आइगन वेक्टर्स को अगर प्रिंट करूं तो मेरे पास जस्ट यहाँ पे ट्रांसपोज आ गया। जो 784 क्रॉस 2 था अब 2 क्रॉस 784 हो गए। ठीक है, तो वेक्टर्स अब 2 क्रॉस 784 आ रहे हैं, तो मीन कि मेरे पास 2 रोज है और 784 कॉलम्स है। जो पहले 784 कॉलम्स और 2 रोज थी, जस्ट हम लोगों ने ये किया। ठीक है, अब जो मेरे पास आई है मैंने अब उसकी प्रोजेक्शन करनी है। ठीक है, मुझे न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी मुझे वो रोटेटेड जो अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था रोटेटेड वर्जन जो आपको मिल रहा था। ठीक है, अगर बैक करें, हाँ जी, बल्कि इस पर भी मैक्सिमम वेरिएंस मैक्सिमाइजेशन, तो जो ये मुझे रोटेटेड प्रोजेक्शन मिल रही है, ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया था, इन दोनों को यहाँ पे ये किया था। ठीक है, तो अब मुझे वो प्रोजेक्शन देखनी है तो मुझे क्या करना है, मैं वेक्टर डॉट शेप हो गया, मैं पहले इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब एज PLT कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम जो बना रहा हूँ, ठीक है, उसमें मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ वेक्टर्स की। ठीक है, जो वेक्टर्स मेरे पास आए थे 784 क्रॉस 2, ठीक है, 2 क्रॉस 784 के आ रहे थे, उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सैम्पल डेटा डॉट ट्रांसपोज से। ठीक है, जो मेरे पास सैम्पल डेटा अगर आप यहां से देखें तो सैम्पल डेटा मेरे पास 15,000 क्रॉस 784 है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको पता है नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए, तो इसलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए हम वहां पे डॉट ट्रांसपोज कर रहे हैं कि इसके भी हम 784 कॉलम्स इंटू रोज कर रहे हैं। ठीक है, रोज इंटू यहाँ पे n रोज इंटू कॉलम्स होता है, तो 2 रोज है 784 कॉलम्स है, इसकी 784 रोज है, तो 784 15,000 रोज है और 784 कॉलम्स है, तो 784 कॉलम्स को मुझे रोज में करना है, तो इसलिए मैं डॉट टी कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं, और ये मुझे प्रोजेक्शन दे देगा वो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो जो न्यू लाइन जो मेरे पास आ रही थी U1 की वो आ जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको अगर रिजल्टेंट को प्रिंट करूं तो मेरे पास ये चीज आ रही है। ठीक है, 2 क्रॉस 784 इंटू 15,000 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो रिजल्टेड न्यू डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं वो 2 क्रॉस 15,000 के आ रहे हैं। अगर आप यहाँ ऊपर देखेंगे मैं जो मेरे पास न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, न्यू कोऑर्डिनेट्स जो आ रहे हैं वो आपके पास 2 इंटू 15,000 यहाँ पे नजर भी आ रहा है ऊपर वेरिएबल्स के अंदर, ये मेरे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब थोड़ा सा हम स्टैक्स बनाते हैं। ठीक है,
डेटा फ्रेम्स, थोड़ा सा हम डेटा के ऊपर थोड़ा सा डेटा को सेट करते हैं, ठीक है। मुझे जाहिर बात है मुझे लेबल्स चाहिए, ठीक है। तो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर मैं जो स्टैकिंग कर रहा हूँ, ठीक है, जो मेरे पास न्यू कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं उसके अंदर मैं लेबल डॉट करके डॉट टी कर रहा हूँ, ये मैं लेबल्स ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने लेबल्स ऐड कर दिए उसके अंदर। ओहो, ये पूरी फाइल रन हो गई है, इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट लेबल्स मैंने ऐड कर दिए। लेबल्स ऐड करने के बाद अब मैं नया डेटा फ्रेम ऐड कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, जिसके अंदर जो मैं V1 को फर्स्ट प्रिंसिपल, V2 को सेकंड प्रिंसिपल और थर्ड में लेबल्स कह रहा हूँ, ठीक है। अब इस डेटा फ्रेम को मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे पास डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया और इसको अगर मैं प्रिंट करूँ तो मेरे पास ये आ रहा है फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। ये सिर्फ हेड प्रिंसिपल फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स मेरे पास, ठीक है। टोटल 784 रिकॉर्ड्स आएंगे अगर आप देखो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास 784। और ये लेबल्स मैंने ऐड किया, ठीक है। लेबल वो क्लासीफायर, आपको पता था कि हमें रीडिंग्स के अंदर से लेबल हमें बता रहा होता था कि किस चीज को कर रहा है, ठीक है। अगर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस से आपको पता होगा क्लास लेबल्स क्या होते हैं, हम लोगों ने उसे गो थ्रू किया होगा, ठीक है। तो ये मैंने लेबल्स इसके आगे ऐड करवा दिए, डेटा फ्रेम बना लिया एक, ठीक है। अब इस इंपोर्ट पैंडास एसपीडी ऑलरेडी इंपोर्टेड है, ठीक है। अब इस डेटा फ्रेम को मैं जरा प्लॉट कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास डीएफ कर लेते हैं, ठीक है। ये डेटा फ्रेम आ रहा है, पीडी डॉट डेटा फ्रेम आ रहा है मेरे पास। डेटा फ्रेम में मैंने क्लास लेबल्स ये ऐड कर लिए। तो मैं इंपोर्ट सीबॉर्न एसएन कर रहा हूँ, ठीक है। सीबॉर्न मैंने इंपोर्ट कर दिया, मैटप्लॉटलिब एज पीएलटी कर दी, ठीक है। अब मैं इसको प्लॉट कर रहा हूँ, स्कैटरिंग प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है। वो डीएफ को, ये जो मेरे पास मैं सपोज यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पहले 4 लेबल्स ही प्रिंट कर रहा हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है। और अब मैं इसको शो करवाता हूँ। तो मेरे पास ये सिर्फ 4 लेबल्स प्रिंट हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने जस्ट 4 लेबल्स के लिए मैंने डेटा प्रिंट किया, ठीक है। जो फर्स्ट 4 डेटा हेड मैंने लिया था मैंने वो प्रिंट किया इन आइकन वैल्यूज के अगेंस्ट मैंने जो फीचर्स बांधे थे वो। अगर मैं पूरे सारी जो डेटा पॉइंट्स हैं जो मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल और सेकंड प्रिंसिपल जो ऐड किया था उसको अगर मैं प्रिंट करवाऊँ, जो मैंने डेटा फ्रेम के अंदर डेटा फ्रेम विथ लेबल्स ऐड किए थे उस सारे को अगर हम प्रिंट करवाएं तो फिर मेरे पास कुछ इस तरह का प्लॉट आ रहा है, ठीक है। मेरे पास 0 से 9 लेबल्स हैं। हमने एमनेस डेटा सेट में देखा था कि हम 0 से 9 नंबर्स तक को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। 0 से 9 नंबर तक है। अब यहाँ पे आप देखो मेरे पास जो जीरोज हैं वो मेरे पास जो जीरोज हैं वो मेरे पास यहाँ पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। जो मेरे पास 9 है वो मेरे पास यहाँ पे ये ग्रुप बना रहे हैं। तो 0 और 9 जो है वो काफी इजीली क्लासीफाई आप कर सकते हो उसके ग्रुप्स पे अगर आप देखो, मगर बाकी जो डेटा पॉइंट्स हैं वो काफी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने अब कहाँ 784 फीचर्स थे और कहाँ हमने फर्स्ट प्रिंसिपल और सेकंड प्रिंसिपल 2 फीचर्स में आके उस डेटा को विजुअलाइज कर लिया। तो ये हमारे पास जो हम लोगों ने सारा कैलकुलेट किया ये हमने मैनुअली कैलकुलेट किया। अब पाइथन के अंदर एक लाइब्रेरी हमारे पास अवेलेबल है स्काईकिट लर्न की। स्काईकिट लर्न के अंदर ये पीसी एल्गोरिथम सिर्फ 2 लाइनों के अंदर आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। उसको देखते हैं। तो ये स्काईकिट लर्न से के अंदर डीकम्पोजिशन का एक मॉड्यूल है, ठीक है। मैं इस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, डीकम्पोजिशन को। और मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ PCA जिसके अंदर मैं ये डीकम्पोजिशन डॉट PCA को PCA मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया जो डीकम्पोजिशन मॉड्यूल से आ रहा है, ठीक है। अब मैंने मुझे 784 to 2D जाना है तो मैं PCA डॉट N कंपोनेंट्स मैंने सेट कर दिए, ठीक है। कंपोनेंट्स मैंने 2 कर दिए। अब जो पूरा मेरे पास प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है उसको मैंने परफॉर्म किया PCA डॉट फिट ट्रांसफॉर्म के फंक्शन से। सैंपल डेटा वही मेरे पास स्टैंडर्डाइज सैंपल डेटा है,
ये मैंने पूरा पीसीए जो हम लोगों ने कोवेरियंस मैट्रिक्स कैलकुलेट किए, फिर आइगन वेक्टर कैलकुलेट किए, तो ये सारा एल्गोरिथम मैंने एक ही उसके अंदर एक ही फंक्शन के अंदर सारा परफॉर्म कर दिया। ठीक है, अगर अब मैं रिड्यूस डेटा को प्रिंट करूं तो वही मेरे पास 15,000 इंटू 2 शेप आ रही है। ठीक है, अब हम थोड़े से वही प्रिंट करने के लिए मुझे लेबल्स ऐड करने हैं। ठीक है, मैंने लेबल्स ऐड कर दिए डेटा डॉट टी के पीसीए का जो डेटा आया था मेरे पास। ठीक है, ये पीसीए अंडरस्कोर डेटा इसका ट्रांसपोज ले लिया। ठीक है, लेबल्स ऐड करके फिर ट्रांसपोज ले लिया, और अब मैंने अगेन यही सारा कुछ शो करवा दिया है। ये तो मेरे पास ये ग्राफ्स आ रहे हैं। ठीक है, ये वही ग्राफ है, जस्ट इमेज आपके पास फर्स्ट प्रिंसिपल सेकंड प्रिंसिपल ये देख रहे हैं, जस्ट मिरर हो गया। ठीक है, जो पहले फर्स्ट प्रिंसिपल इधर था सिर्फ ट्रांसपोज की वजह से मिरर हो गया। मिरर लेने के बाद अब आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास वही चीज के जीरो सारे यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, 9 सारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो ये काफी लीनियरली सेपरेबल पॉइंट्स हैं। यार ठीक, तो ये सेम एल्गोरिथम मैंने स्काईकिट रन से परफॉर्म किया, जो हमने इतने बड़ा कोड लिखा था वो हमने सिर्फ 6 के 7 लाइन से सारा रन कर दिया। तो पाइथन के अंदर स्काईकिट रन के अंदर ये ऑलरेडी कोड अवेलेबल है सारा, मगर हमें इनसाइड पता होनी चाहिए पीसीएल बैकएंड पे काम क्या हो रहा है, तो वो सारा इसलिए मैंने आपको शुरू से समझाने के लिए सारा कोड रन किया। अच्छा, ये तो हमारा काम हो गया जब हमने जो पीसीए को यूज़ किया विजुअलाइजेशन के लिए। विजुअलाइजेशन के लिए आपको पता है कि हम लोग सिर्फ 2D या 3D तक आते हैं। अब इन केस अगर हमें डायमेंशनल रिडक्शनैलिटी करनी हो और हमें ये पता लगाना हो कि हम कितने फीचर्स तक जाएंगे, कि हमारे पास कितनी परसेंटेज ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। लेट्स सपोज मैं एक CDF बना रहा हूँ 784 कंपोनेंट्स का। ठीक है, तो मेरे पास कंपोनेंट्स हैं वो 784 है। ठीक है, pca.n कंपोनेंट्स मैंने 784 ले लिए। ठीक है, अब जो pca.fit ट्रांसफॉर्म है सैंपल डेटा का, ये इसके ऊपर मैं pca अप्लाई कर रहा हूँ। अब ये 784 टू 784 ही आएगा। एक्सपेक्ट ये कि एक में जो सैंपल डेटा में 784 फीचर्स थे, अब जो पीसीए डेटा है उसमें हमारे पास 784 प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, अब परसेंटेज एक्सप्लेन के अंदर मेरे पास पीसीए डॉट एक्सप्लेन वेरिएंस का एक फीचर होता है, जो हमारे पास लैम्डा आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ लैम्डा आई फॉर आई इज इक्वल टू 1 to n, मीन्स के लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 प्लस अप टू लैम्डा 784 और लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय, ये सारा जो है वो इसके अंदर आपके पास पीसीए डॉट एक्सप्लेन वेरिएंस के अंदर आ रहा है। ठीक है, और डिवाइड करो मैं इसको पीसीए डॉट एक्सप्लेन वेरिएंस के सम से, तो ये वही मेरे पास लैम्डा आई, तो परसेंटेज वेरिएंस एक्सप्लेन के अंदर मेरे पास अब क्या आएगा, लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय दिस लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय समेशन लैम्डा 1 टू 784 ही है। अब मुझे इसका सम लेना है अगेन। ठीक है, मैं उसका कम्युलेटिव सम ले रहा हूँ। ठीक है, np डॉट कम सम आपको पता है कम्युलेटिव सम, और np डॉट सम के लिए होता है। ठीक है, सम अप कर रहा है और ये कम्युलेटिव सम ले रहा है इस परसेंटेज वेरिएंस के, मींस के लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय प्लस लैम्डा 2 प्लस अप टू लैम्डा 784 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1, एक का जो सम था वो दूसरा तीसरा अप टू लैम्डा 784 जो एड अप हो रहा है, वो सारे वेरिएंस के कम्युलेटिव सम हो रहा है। और अब मैं इस सम को प्लॉट कर रहा हूँ, कम्युलेटिव सम को। ठीक है, plt.clf क्लियर फिगर के लिए होता है। फिगर मैंने ले लिया, फिगर 1, फिगर का साइज ले लिया। ठीक है, इसको मैं बंद करता हूँ। ठीक है, सैंपल डेटा हमने कर लिया। अब ये वेरिएंस का हमने निकाल लिया। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद मैंने कम्युलेटिव सम निकाल लिया। ठीक है, कम्युलेटिव सम के बाद मैंने एक फिगर ले लिया जिसका फिगर 1 साइज दे दिया, उसकी डायमेंशन मैंने फिगर साइज दे दिया। plt.clf मैंने फिगर क्लियर कर दिया। ठीक है, प्लॉट में कर रहा हूँ, लाइन विड्थ मैंने 2 रख दिया, ये मेरे पास प्लॉट आ रहा है। एक्सेस को मैं टाइट कर रहा हूँ। ठीक है, बल्कि इस सारी कमांड को मुझे एक साथ रन करना, तो ये आ रहा है, एक्सेस टाइट हो रहे हैं। एक तरफ मेरे पास नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है, एक तरफ कम्युलेटिव सम। अब इस चार्ट से हमें ये ग्राफ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है।
ठीक है, ये ग्राफ मुझे ये बताएगा कि मैंने कितनी वेरिएंस रिजर्व रखनी है, यानी इन परसेंटेज ऑफ इंफॉर्मेशन कितने फीचर्स लेने से कितनी परसेंटेज ऑफ इंफॉर्मेशन मेरे पास आएगी, ये ग्राफ मुझे बता रहा है। ठीक है, अब इस ग्राफ को देखते हैं। अगर मैं देखता हूँ कि मेरे पास अगर फीचर्स राउंड अबाउट 2 या 1 जो बहुत कम फीचर्स हैं, उस पर मेरे पास सिर्फ 20% इंफॉर्मेशन आएगी, बाकी 80% ऑफ द इंफॉर्मेशन मेरे पास लॉस हो रही है। विजुअलाइजेशन के लिए तो ठीक है, मगर अगर एनालिसिस या कोई काम करवाना है या ट्रेनिंग करवानी है तो उस हिसाब में इसमें हमारे पास डेटा लॉस बहुत ज्यादा है। अगर मुझे कहा जाता है कि 90% इंफॉर्मेशन रिजर्व रखनी है तो मैं इस पे आऊंगा। ये तकरीबन मेरे पास 200, यानी अगर मैं 0.9 बन रहा है यहाँ, अगर मैं 200 कंपोनेंट्स लेता हूं तो मेरे पास जो वेरिएंस एफिशिएंसी है, ठीक है, एक्सप्लेन वेरिएंस या है तो वो 90% है। तो मैं 90% वेरिएंस को रिजर्व कर रहा हूं, मेरे पास जो लॉस है वो सिर्फ 10% है। इसी तरह अगर मैं अप्रोक्सीमेटली 500 फीचर्स को ले लेता हूं, ठीक है, तो मेरे पास 100% इंफॉर्मेशन आ रही है, मुझे फुल 784 फीचर्स तक जाने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे 100% इंफॉर्मेशन रिजर्व करनी है तो 500 कंपोनेंट्स के साथ मेरे पास ये सारा हो सकता है। तो वो जो डी डैश की डायमेंशन है इफ 100% के लिए, ठीक है, 100% वेरिएंस हो तो वो जो डी है वो आपके पास 500 बनेगा एमनेस डेटा सेट के लिए। तो ये हमारी आज की लैब थी, ठीक है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के ऊपर। इसका मैनुअल आपको वीडियो के अटैच लिंक पे मिल जाएगा, उसके अंदर आपके पास लैब टास्क भी है। इस लैब से गो थ्रू कीजिएगा, अगर कोई भी क्वेश्चन हुआ तो इंशाल्लाह हम वो क्वेश्चन आंसर के सेशन में क्लियर कर देंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।